हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। आपका नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में वाइवा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वाइवा के ज़्यादा मार्क्स नहीं है, जैसे 6 to 7 मार्क्स होगा। ठीक है, इस बार तो प्रैक्टिकल्स में आपका एक्टिविटीज़ भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही आपको वाइवा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी वाइवा के क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, इसका एक पीडीएफ मैंने बनाया है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका जो पीडीएफ है आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इन जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे एक्सपेरिमेंट आ गया आपका, टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग पिन मेथड। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग पिन मेथड। तो इसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए, जो भी एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो आपका एक्सपेरिमेंट रिलेटेड ही होगा। जो एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा उसके बेसिस पे ही आपको वाइवा क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, जैसे डिफाइन पूछ सकते हैं, डिफाइन रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट एज अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फिर पूछ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट ये जो सिर्फ इतना बोलना काफ़ी नहीं है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड पेयर ऑफ मीडिया। मतलब वेवलेंथ अगर चेंज करेंगे तो म्यू चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। मीडियम चेंज करेंगे तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो अगर वेवलेंथ और मीडियम फिक्स है फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड मीडिया, ठीक है, और या पेयर ऑफ मीडियम, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो अगर एक्सटर्नल चाहे तो कभी कभी कुछ उससे रिलेटेड थोड़ा डिविएटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट टॉपिक अगर सेम है तो रिफ्रैक्शन में ही आपका ये चीज़ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, आप पहले क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कीजिए कि अगर रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, if the angle of refraction is 90 degree, then the angle of incidence is called critical angle. Now if the angle of incidence is increased beyond the critical angle, the refracted ray is totally internally reflected. ठीक है, so that is called total internal reflection. अच्छा, और एक चीज़ वाइवा में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ को आप एक्सप्लेन शायद ठीक से कर ना पाएँ, ठीक है, कभी कभी बोलने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है, जब आप वाइवा देने के लिए जाएँ तो आप आंसर स्क्रिप्ट जो जिसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे लिखेंगे उसको अपने साथ रखें और पेन लेके जाएं, पेन या पेंसिल। तो वहाँ पे आप लिख के भी दिखा सकते हैं या ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं कि आपको समझ में क्या है। ठीक है, मेन चीज़ है एक्सटर्नल आपको वहाँ पे ये देखना चाहता है कि आपको चीज़ समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर आप पूछ सकते हैं स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में तो पहला लॉ हो गया कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंस और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज एट द सेम प्लेन। और जो सेकेंड लॉ हो गया वो तो स्नेल्स लॉ हो गया, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अच्छा, फिर पूछ सकते हैं डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, या म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। फिर डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो आपका कॉची लॉ बताते हैं, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, कॉची लॉ, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, फिर आपका पूछ सकते हैं कि व्हाट इज लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या है, मतलब जब ग्लास लैब में रे ट्रैवल करता है तो जो एमर्जेंट रे होता है वो इंसिडेंट रे के साथ पैरेलली डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो उसी को लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। लैटरल शिफ्ट का जो एक्सप्रेशन है वो आपका लैटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू, मतलब टी हो गया आपका थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, कैन यू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ मतलब
इसमें तो आपका जो ग्लास स्लैब का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आपको पिन मेथड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप साइन आई साइन आर का वैल्यू निकाल रहे हैं। ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे करेंगे, हम लोग साइन आई साइन आर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन द एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। तो प्रिकॉशन बेसिकली देखिए, आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको दो प्रिकॉशन, तो वैसे भी एक्सपेरिमेंट के एंड में आपको दो प्रिकॉशन लिखना है, ठीक है। तो प्रिकॉशन बेसिकली देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि जो पिन्स होते हैं वो पिन का बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मतलब दो पिन के बीच में जो डिस्टेंस है, इट शुड बी एटलीस्ट मतलब 5 सेंटीमीटर और मोर देन 5 सेंटीमीटर। क्यों 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखना है, टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर, ठीक है। पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ग्राफ between angle of deviation and angle of incidence and calculate the refractive index of the prism, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, एक चीज़ पूछ सकते हैं, पहला चीज़ पूछ सकते हैं व्हाट इज अ प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म इज बेसिकली ए वेज शेप्ड रिफ्रैक्टिंग बॉडी विथ टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, ठीक है। उसमें दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं। इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। What is angle of deviation? तो एंगल ऑफ डिविएशन हो गया एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं डज द एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो इसमें आप इसका आंसर यस, क्योंकि एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला था d इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, ठीक है, a टाइम्स म्यू माइनस वन। फिर व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, तो the minimum value of angle of deviation is called angle of minimum deviation. फिर what happens at minimum deviation, minimum deviation में क्या होता है, तो minimum deviation में आपका angle of incidence is equal to angle of emergence होता है, I is equal to E होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म होता है, ठीक है, पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद डज डिविएशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो यस इट डिपेंड्स, बिकॉज डिविएशन का जो फॉर्मूला है उसमें डी इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन था। तो मतलब जो डिविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो इसका मतलब डिविएशन जो होगा वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा। तो जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसका डिविएशन कम होगा, ठीक है। इट इज़ फॉर दिस रीजन वी गेट दैट स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास हो रहा है तो व्हाइट लाइट में आपके 7 कलर्स हैं, ठीक है। अब हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, अगर वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है, तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो डिविएशन भी आपका कम होगा, ठीक है। फिर आगे आपका टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग यूवी ग्राफ और 1/u 1/v ग्राफ, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज लेंस, ठीक है। तो लेंस का डेफिनेशन तो आपको पता है, ठीक है। लेंस इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम which is a combination of prism and it is bounded by two refracting surfaces, ठीक है। फिर image formation by lens for various position of object, मतलब अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ है तो इमेज कहाँ पे होगा, बियॉन्ड ट्वाइस एफ है तो इमेज कहाँ पे होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तब इमेज कहाँ पे होगा, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। ये चीज़ें आपने क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, ये सब रे डायग्राम वगैरह प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, वो बेसिक चीज़ें हैं। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला के बेसिस पे हाउ डज फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ डज फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, ठीक है। अब फोकल लेंथ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, ये भी जनरल डेफिनेशन है। यूनिट ऑफ पावर आपको पता है डायोप्टर है। हाउ इज पावर ऑफ लेंस रिलेटेड टू फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ प्रोवाइडेड फोकल लेंथ इज इन मीटर। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर तब डायोप्टर में होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, जो आप इस एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ से तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उस ग्राफ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ग्राफ में आपने वो 45 डिग्री का एंगल क्यों ड्रॉ किया था, ठीक है। बेसिकली ग्राफ से आपने फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट किया, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपका पूछ सकते हैं कि इसमें पैरेलैक्स क्या होता है, व्हाट इज पैरेलैक्स, ठीक है। तो अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर चेंज करते हैं तो अगर पोजीशन ऑफ इमेज चेंज होता है
उसी को पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इस एक्सपेरिमेंट में आप पैरेलैक्स को कैसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो वो आप इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन को जो लेटरली एडजस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एडजस्ट करते हैं, सो दैट आप जब आप मूव करते हैं तो दोनों इमेज और जो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साथ जब मूव करते हैं, ठीक है, तो उस वैसे हम लोग पैरेलैक्स को अवॉइड करते हैं, मतलब पैरेलैक्स को रिमूव करते हैं एक्चुअली। हाउ टू फाइंड रफ फोकल लेंथ। रफ फोकल लेंथ आप लोग कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले तो रफ फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को लेके हम लोग क्या करते हैं, एक दूर के किसी ऑब्जेक्ट का इमेज वॉल में लाते हैं, शार्प इमेज लाते हैं, और वॉल से जो मिरर आपका लेंस का जो डिस्टेंस है दैट इज द फोकल लेंथ। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो इमेज का फॉर्म होता है, फोकस में फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशन फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट। टू डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट एंड ड्रॉ IV ग्राफ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट क्या क्या है, AC है, DC है, ठीक है। हाई सेकेंडरी लेवल में हम लोग ट्वेल्थ में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो 2 करंट पढ़े हैं, AC और DC, ठीक है। स्टेट ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट V इक्वल टू RI, ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ आपको वेक्टर फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो थ्योरी में था, प्रैक्टिकल में नहीं है, बट कोई एक्सटर्नल पूछ भी सकता है। तो E इक्वल टू रो J, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो इज रेजिस्टिविटी एंड J इज करंट डेंसिटी, E इक्वल टू रो J। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो आपको देखिए, तो कॉमन सेंस वाली बात है, एमीटर से करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करते हैं, ये पहला डिफरेंस, ये तो आप बता ही देंगे। दूसरा डिफरेंस आप ये बताएंगे कि एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो कैसे होता है, वो पैरेलल में होता है, ठीक है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन द एक्सपेरिमेंट। प्रिकॉशंस ये है जैसे कि कंटिन्यूसली हमको करंट यहाँ पे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपको करंट फ्लो नहीं कराना है, ठीक है। जब रीडिंग लेना है तभी आपको स्विच को ऑन करना है। क्यों? क्योंकि करंट अगर कंटिन्यूसली फ्लो करेगा तो जो वायर्स है वो हीटअप हो जाएंगे, अगर वायर हीटअप हो गए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट के रीडिंग आपके ठीक नहीं आएंगे, ठीक है। ये सबसे फंडामेंटल प्रिकॉशन है। बाकी जैसे वायर वो सब स्क्रू सब टाइट होना चाहिए, कनेक्शन सब ठीक होने चाहिए, वो सब चीज़ें तो क्वाइट ऑब्वियस है। आपको ये ध्यान में रखना है कि एमीटर और वोल्ट मीटर आपने ठीक से लगाया है, एमीटर सीरीज में लगाया है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया है, ठीक है। सर्किट आपको याद होना चाहिए, जितने भी सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया टू कंस्ट्रक्ट पोटेंशियल डिवाइडर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट बैटरी एंड यूज इट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अब यहाँ पे भी ओम्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ओम्स लॉ क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पूछ सकते हैं जैसे रियोस्टेट का काम क्या है। तो रियोस्टेट इज एक्चुअली ए वेरिएबल रेजिस्टर। किसी सर्किट में अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो हम लोग रियोस्टेट यूज करते हैं, ठीक है। रियोस्टेट का एक और नाम है वेरिएबल रेजिस्टर। फिर आगे आपका फाइंड द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। तो यहाँ पे आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज पूछ सकते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ही है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपने थ्योरी में भी पढ़ा था। वाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे 2 वर्ड है, देखिए, एक मीटर और एक ब्रिज। जो ब्रिज मीटर हो गया बिकॉज यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग वायर है, मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, और ब्रिज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। फिर स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अगेन ये आप कर लेंगे। डज द बैलेंसिंग कंडीशन चेंजेस इफ पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग कंडीशन चेंज होता है क्या अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज करते हैं? तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी एनसीईआरटी में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि बैलेंसिंग कंडीशन चेंज नहीं होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में अगर आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो बैलेंसिंग कंडीशन सेम ही रहता है। कैन वी डिटरमाइन वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो मीटर ब्रिज में नहीं आएगा, वो बाहर आएगा, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, बहुत लो रेजिस्टेंस और बहुत हाई रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर का सर्किट में क्या काम होता है? गैल्वेनोमीटर का काम है टू डिटेक्ट स्मॉल करंट, ठीक है। स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है और उसका डायरेक्शन भी डिटेक्ट करता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में 0 बीच में होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द नीडल, ठीक है, हम लोग ये पता कर सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। विच मटेरियल इज यूज फॉर
मेकिंग ब्रिज वायर, ब्रिज में, मीटर ब्रिज में जो वायर यूज़ करते हैं वो कॉन्स्टेंटेंट या मैग्नेनिन होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसका रेजिस्टिविटी बहुत लो होता है। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज भी हुआ है तो अगर थोड़ा टेम्परेचर चेंज होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। लो रेजिस्टिविटी, मैग्नेनिन या फिर कॉन्स्टेंटिन यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ लो रेजिस्टिविटी। व्हाट आर द प्रिकॉशन इन द एक्सपेरिमेंट? अगेन प्रिकॉशन यही है कि आपको कंटिन्यूस, कोई भी इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर मेन प्रिकॉशन ये होता है कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट करंट फ्लो नहीं करना है। जब रीडिंग लेना है तभी करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द रीडिंग द करंट शुड बी अलाउड टू फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है। क्योंकि करंट अगर कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है तो अगेन रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, ठीक है, तो रीडिंग में चेंजेस आएंगे। अब बाकी प्रिकॉशन देखिए, दो प्रिकॉशन तो कॉमन प्रिकॉशन है, एक ये हो गया, दूसरा हो गया कि अब इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट है, ऑब्वियसली कनेक्शन टाइट होने चाहिए, ठीक है, लूज कनेक्शन होने से नहीं होगा। फिर आगे आपका टू ट्रेस द फोर्स ऑन वन साइड ऑफ ए बार मैग्नेट, मैग्नेट का जो मैपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब वो नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ आ सकता है, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रल पॉइंट है, अगर नॉर्थ पोल, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अगर नॉर्थ पोल की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, तब न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो इक्वेटोरियल लाइन में होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ पोल है तब वो अलॉन्ग द एक्सियल लाइन होगा, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे आपको पूछ कह सकते हैं कि मेन चीज़ है कि जैसे कुछ डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक पोल क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है जिस रीजन में, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? इट इज़ ए वर्टिकल प्लेन कंसिस्टिंग अर्थ्स नॉर्थ पोल, जोग्राफिक साउथ पोल एंड प्लेस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पूछ सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट पूछ सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मत बोलना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये मैग्नेट है तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अगर मैग्नेट को तोड़ दिया तो ये एक मैग्नेट हो जाएगा, ये एक मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेट में हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा ही होगा। वाई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन ही है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में अगर हम लोग कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट से हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट हो जाएगा, तो टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। What are the two essential features of magnetic material? मैग्नेटिक मटेरियल के दो बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं? एक है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक मैग्नेट है उसको अगर सस्पेंड कर दें, एक थ्रेड से अगर आप सस्पेंड कर दें तो इट विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हो गया उसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। दूसरा हो गया कि मैग्नेट अगर किसी दूसरे मैग्नेट के पास है तो वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, ठीक है। बट रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट को ही रिपेल करेगा, मैग्नेट दूसरे किसी मटेरियल को रिपेल नहीं करेगा, उसको अट्रैक्ट कर सकता है बट रिपेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। फिर आप पूछ सकते हैं वाई रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, तो ये हम लोगों ने बता दिया। प्रिकॉशन एक्सपेरिमेंट में प्रिकॉशन ये है कि जो आपका बोर्ड है उसको हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। बोर्ड को पहले से आपको मैग्नेटिक मेरिडियन में आपको मैग्नेटिक मेरिडियन का डायरेक्शन निकालना है, उस डायरेक्शन के हिसाब से बोर्ड को फिक्स रखना है, ठीक है। वाई डज द कंपास नीडल फ्लिप्स एट न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट पे कंपास नीडल, अगर कंपास नीडल को आप लेके जाएंगे न्यूट्रल पॉइंट में जाके वो नीडल ऐसे घूम जाता है। घूम इसलिए आता है क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट के आगे जाएंगे तो वहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, न्यूट्रल पॉइंट के पीछे की तरफ आएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पॉइंट पे दोनों फील्ड एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके न्यूट्रल पॉइंट के आगे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है, नियर द मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए वहाँ पे जाके न्यूट्रल पॉइंट में वो जो कंपास नीडल है वो घूम जाता है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजली स्पेस्ड नियर द पोल्स, वाई? तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजली स्पेस्ड नियर द पोल्स, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास होते हैं पोल्स के पास। क्यों होते हैं? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास होंगे, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर होंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने वाइवा के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। बेसिकली आप लोगों ने इस बार भी कम एक्सपेरिमेंट ही किया होगा, तो उस बेसिस पे मैंने मतलब आपके कितने एक्सपेरिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम लोगों ने
अभी वाइवा डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका आप लोग PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन का, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन का आपको चीज़ जो मैंने बोला है वो समझ में नहीं आया है तो आप इंडिविजुअली कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अभी मतलब ऑलमोस्ट एक्चुअली मैंने बहुत देर से सोचा कि ये वीडियो बनाने के लिए, अभी लगभग मतलब आपके 12 बजने वाले हैं, ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी लेट भी हो चुका है एंड आपको मतलब लेट मतलब मेरा लेट नहीं, आपको मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो दे सकूँ, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। माय बेस्ट विशेस। प्रैक्टिकल अच्छी तरह से देना है विथ फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। मेन चीज़ है आपको, देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका ये चीज़ है कि देखिए अगर कोई कहीं कुछ आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, तो आप वहीं एग्ज़ाम में अपने टीचर से बात कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पेंडेमिक की वजह से अगर प्रैक्टिकल प्रिपरेशन ठीक नहीं हुआ है तो वो टीचर भी समझ सकते हैं, तो टीचर वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। बट कॉपी करने का या कुछ इलीगल मीन्स, अनफेयर मीन्स यूज़ करने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू। और वाइवा में भी जो एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे, मतलब कोई भी एक्सटर्नल ये सोच के नहीं आता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं कि नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको विथ फुल कॉन्फिडेंस आपको जाना है, ठीक है। चीज़ें आपको ढंग से लिखना है, साफ साफ लिखना है, ठीक है। और चीज़ें आपको, अगर एक बार आपने पढ़ लिया है, 6-7 एक्सपेरिमेंट ही है हर स्कूल में, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो कराया नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए तो इट इज़ अ मैटर ऑफ से 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सो विद दिस आई साइन ऑफ दिस वीडियो। माई बेस्ट विशेस। गॉड ब्लेस यू।